रंजना के साथ हुई हरकत के बारे में जानने के बाद सिद्धार्थ का खून खौल गया था। वो रंजना को साथ लेकर अविनाश के घर पहुंच गया था, जहां पर अविनाश के चाचा हरिनाथ सिंह अपने आदमियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। सिद्धार्थ को देखने के बाद उन्होंने अपने एक आदमी को सिद्धार्थ के पास जानकारी लेने के लिए भेजा, जो सिद्धार्थ से उलझ गया था। जब वो आदमी सिद्धार्थ से उलझा तो गुल्लू के कहने पर सिद्धार्थ ने उसको पीट दिया था। लेकिन इसी बीच सिद्धार्थ के सिर पर हमला हो गया और सिद्धार्थ मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। जैसे ही सिद्धार्थ जमीन पर गिरा कि डर के मारे रंजना की चीख निकल गई थी और उसके साथ साथ सिद्धार्थ को खतरे में जानकर गुल्लू का शरीर अपने आप बढ़ने लगा था। जमीन पर गिरे हुए सिद्धार्थ को गुल्लू के शरीर के बढ़ने का एहसास हो चुका था, इसलिए वो झट से उठा और गुल्लू की ओर देखते हुए बोला, तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप जाकर एक कोने में खड़े हो जाओ। और उसके बाद फिर रंजना की ओर देखते हुए बोला, तुम भी। सिद्धार्थ को अपने जानवर से बात करते देख जिस आदमी ने सिद्धार्थ के ऊपर हमला किया था वो हैरान रह गया था। उन दोनों को थोड़ा साइड करने के बाद सिद्धार्थ पीछे की ओर मुड़ा और जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था उसकी ओर देखते हुए बोला, साले पीछे से वार करता है, हिम्मत है तो सामने से करना। इतना कहकर सिद्धार्थ ने उसका गला पकड़ लिया था और अपने बराबर उठा लिया था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस आदमी का गला पकड़कर उठाया कि वो आदमी सिद्धार्थ के हाथों में ही छटपटाने लगा था। सिद्धार्थ ने अपने बराबर उठाकर उसको जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई और उसकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ी और उसके साथ साथ उस आदमी की चीख भी निकल गई थी। उस आदमी को पीटने के बाद सिद्धार्थ हरिनाथ की तरफ मुड़ा और बोला, मैं सिर्फ अविनाश को ढूंढ रहा हूँ, चुपचाप बता दो अविनाश कहाँ है, वरना एक एक आदमी की तोड़ाई होगी। सिद्धार्थ के इस तरह धमकी देने से अब तक चुप बैठे हरिनाथ का दिमाग खराब हो गया और वो चीखते हुए बोला, मारो इस दुष्ट को और जब तक ये माफी ना मांग ले मारना बंद मत करना। हरिनाथ के इतना कहते ही 4 से 5 मुस्टंडे सिद्धार्थ की ओर दौड़ पड़े थे। इतना सब देखने के बाद भी हरिनाथ ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है और अपने आदमियों को सिद्धार्थ के हाथों मार खाने के लिए भेज दिया था। हरिनाथ के कहने पर उसके आदमी सिद्धार्थ के पास दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन इससे पहले वो कोई एक्शन कर पाते सिद्धार्थ ने बिजली की रफ्तार से उन चारों को एक एक मुक्का जमा दिया था और सिद्धार्थ के मुक्का जमाते ही वो चारों आदमी हवा में उड़ गए थे और कोई जाकर हरिनाथ के सामने गिर गया था और कोई जाकर दीवार से टकरा गया, कोई जाकर वहां बंधे हुए जानवरों के बीच में गिरा तो कोई वहां रखे हुए बर्तनों के बीच में गिरा, जिसकी वजह से जोर की आवाज हुई। अपने आदमियों की ऐसी हालत देखकर हरिनाथ का कलेजा कांप गया था। उसने अपने और आदमियों को इशारा किया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ से जाकर भिड़े। अरे जाना, खड़े होकर मेरा चेहरा क्या देख रहा है। इशारा पाने के बाद भी अपनी जगह पर जड़वत खड़े एक आदमी को देखकर हरिनाथ ने दांत पीसते हुए कहा, बाबूजी आप देख रहे हैं ना कि वो कितना तेज मारता है, अब मैं नहीं जा रहा। उस आदमी ने हरिनाथ की ओर देखते हुए इतना कहकर अपने हाथ जोड़ लिए थे और वहां से भाग गया था। उसके भागने के बाद हरिनाथ ने दूसरे आदमी से कहा, लेकिन उसने भी वही जवाब दिया। चूंकि उन लोगों ने देखा था कि सिद्धार्थ किस तरह पिटाई करता है, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ के सामने जाए। अभी हरिनाथ अपने लोगों को सिद्धार्थ के सामने जाने के लिए कह ही रहा था कि तभी वहां पर एक कड़कदार आवाज गूंजी, क्या चल रहा है यहाँ? ये आवाज अविनाश की ही थी, जो किसी के खबर देने पर यहाँ पर आ गया था। अविनाश की आवाज कान में पड़ते ही रंजना भागकर सिद्धार्थ से लिपट गई थी। रंजना के ऊपर नजर पड़ते ही अविनाश सारा माजरा समझ गया था और जब उसकी निगाह सिद्धार्थ से मिली तो उसका दिल एक बार को कांप सा गया था। तो तुम इसको मुझे मारने को लेकर आई हो रंजना, क्या बात है। इतना कहकर अविनाश हंस पड़ा था। अविनाश तो हंस रहा था, लेकिन उससे कुछ दूरी पर कुर्सी पर बैठे हरिनाथ के पसीने छूट रहे थे। तो तुम हो अविनाश? सिद्धार्थ ने बहुत ही सर्द भरी आवाज में कहा। हाँ, कोई शक? अविनाश ने कहा और सिद्धार्थ के पास आ गया था। तुमने रंजना के साथ छिड़खानी की थी? सिद्धार्थ ने सवाल किया। नहीं, मैंने इसे शादी करने के लिए कहा था। वैसे भी इसका खर्चा देखने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इसकी जिम्मेदारी ले लेता हूं। अविनाश ने इतना कहकर रंजना की तरफ देखा और उसके इस तरह से देखने की वजह से रंजना कांप सी गई थी।
तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि बच्ची है वो। सिद्धार्थ ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा। अविनाश की बातें सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन अविनाश को मारने से पहले सिद्धार्थ उसकी मानसिकता जानना चाहता था। बच्ची? अरे 14 की हो गई है। वैसे भी इसके चाचा ने कहा था कि 16 की जब हो जाएगी तो मेरे साथ शादी कर देगा, तो मैंने बस। अभी अविनाश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसकी एक जोरदार चीख पूरी हवेली में गूंज गई थी। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, क्योंकि अविनाश अपनी जगह से हिला भी नहीं था। तभी अविनाश अपने दोनों हाथों से अपना प्राइवेट पार्ट पकड़े हुए जमीन पर लेट गया था। सिद्धार्थ ने उसके पैरों के बीच में एक लात जड़ दी थी, जिसकी वजह से वो जमीन पर पड़ा हुआ चीख रहा था। अविनाश को जमीन पर पड़ा देखकर सिद्धार्थ नीचे झुका और उसके पास बैठते हुए बोला, आगे से कोई भी हरकत करने से पहले याद रखना कि उसका एक भाई है और वो भाई तुम्हें जान से भी मार सकता है। इतना कहकर सिद्धार्थ ने रांझना का हाथ पकड़ा। उसके बाद गुल्लू और रांझना को साथ लेकर वहां से बाहर चला गया था। सिद्धार्थ जब वहां से बाहर जा रहा था तो हरिनाथ समेत वहां पर बहुत सारे आदमी मौजूद थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ को रोके या टच करे, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले एक जबरदस्त तांडव देखा था। सिद्धार्थ रांझना को लेकर वापस बिसलपुर पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद उसने रांझना को उसके घर छोड़ा और फिर गुल्लू को लेकर हवेली में पहुंच गया था। हवेली पहुंचने के बाद उसने बाइक हवेली के बाहर ही छोड़ दी थी। उसके बाद फिर से गुल्लू को लेकर बगीचे में पहुंच गया था। सिद्धार्थ बगीचे में गुमसुम सा बैठा हुआ था और गुल्लू भी उसके बगल में चुपचाप बैठा हुआ था। गुल्लू को सिद्धार्थ की मनोस्थिति बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। चलो छोड़ो सिद्धार्थ, उसके बारे में सोचना, तुमने अच्छी सजा दी। अब वो जिंदगी भर किसी लड़की को टच करने से पहले एक बार तुम्हारे बारे में सोचेगा। गुल्लू ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, बात यह नहीं है गुल्लू कि मैंने उसे सजा दी, बात यह है कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो इतना मनबड़ हो गया और मुझे उसे मारने के लिए जाना पड़ा। चलो मैं यहाँ था इसलिए मैंने रांझना को बचा लिया, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो या तो रांझना उस घाव के सड़ने से मरती या फिर अविनाश के जुल्म से। कौन बचाता उस बेचारी को? सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा और इतना कहते हुए उसका गला भर आया था और वो चुप हो गया था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद सिद्धार्थ ने गुल्लू से आगे कहा, ऐसे कितनी ही लड़कियां होंगी जिनके साथ अविनाश जैसे लोग गलत हरकत करते होंगे, लेकिन बेचारी दबाव और मजबूरी में कुछ कह नहीं पाती होंगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सभी को तो बचा नहीं सकते, गुल्लू ने विवशता जाहिर करते हुए कहा। गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ उससे आगे कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी उसे रांझना सामने से दौड़कर आती हुई दिखाई दी। रांझना को ऐसे भागते देखकर सिद्धार्थ घबरा गया और उठकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। क्या हुआ रांझना? सिद्धार्थ ने रांझना के पास पहुंचकर कहा। गुल्लू भी उसके पीछे पहुंच गया था। रांझना बहुत बुरी तरह से हाँफ रही थी। सिद्धार्थ भैया, वो पुलिस। रांझना बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। पुलिस का नाम सुनकर सिद्धार्थ घबराया नहीं, उल्टा उसे हरिनाथ और अविनाश को फंसाने का जुगाड़ मिल गया था। तुम घबराओ मत रांझना, मैं हैंडल करता हूँ। तुम हवेली में जाओ और बीरेन अंकल और अभिमन्यु अंकल को बाहर भेज दो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने रांझना को अंदर भेज दिया था और खुद रांझना के घर की तरफ चल पड़ा था। सिद्धार्थ जब रांझना के घर के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर बिसलपुर थाने का इंस्पेक्टर और हरिनाथ खड़े हुए थे। हरिनाथ को देखते ही सिद्धार्थ का खून खौल गया था। एक तो उसके भतीजे ने ऐसी हरकत की थी, ऊपर से वो उसको समझाने की बजाय पुलिस लेकर आ गया था। सिद्धार्थ को देखकर हरिनाथ ने इंस्पेक्टर को इशारा किया और उसका इशारा पाकर इंस्पेक्टर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गया था और जैसे ही वो सिद्धार्थ के कॉलर को पकड़ने जा रहा था कि तभी उसके कानों में एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, छूना भी मत उसे। वो आवाज बीरेन शर्मा की थी। बीरेन शर्मा की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ की तरफ बढ़ रहे इंस्पेक्टर के हाथ अपने आप रुक गए थे और तब तक बीरेन शर्मा और अभिमन्यु सिद्धार्थ के पास आ गए थे। बीरेन शर्मा को रांझना ने सारा मसला बता दिया था, इसलिए उनके चेहरे पर भी हरिनाथ के प्रति गुस्सा झलक रहा था। बीरेन शर्मा को देखते ही हरिनाथ भी सकपका गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ बीरेन शर्मा के घर का है। नमस्ते शर्मा जी। बीरेन के वहां पहुंचने के बाद हरिनाथ ने बीरेन की ओर देखते हुए कहा और इससे पहले कि आगे कुछ बोलता कि बीरेन शर्मा ने उसे हड़काते हुए कहा,
शर्म नहीं आती ना तुम्हें हरिनाथ? एक तो तुम्हारे भतीजे ने एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी गंदी हरकत की और उसके बाद भी तुम उसे कुछ कहने की बजाय पुलिस लेकर आ गए हो। वीरेंद्र शर्मा के हड़काने से हरिनाथ के माथे पर पसीना आ गया था। हरिनाथ को हड़काने के बाद वीरेंद्र शर्मा इंस्पेक्टर की तरफ मुड़े और बोले, क्या कहा है इसने आपसे इंस्पेक्टर साहब? वीरेंद्र शर्मा के सवाल पूछने पर इंस्पेक्टर ने बताया कि हरिनाथ ने लूटपाट और मारपीट की घटना बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इंस्पेक्टर के इतना कहने के बाद वीरेंद्र शर्मा ने वहां जो हुआ था उसके पीछे का असली कारण बता दिया था। जैसे ही इंस्पेक्टर को अविनाश को पीटे जाने की असली वजह मालूम पड़ी, उसका भी खून खौल गया था। आप एक जनप्रतिनिधि हैं हरिनाथ जी, आपके जिम्मे लोगों को न्याय दिलाना है और आप ही उल्टा ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? थू! वीरेंद्र शर्मा से सच्चाई जानने के बाद इंस्पेक्टर ने उसे हड़काते हुए कहा और उसके बाद वीरेंद्र शर्मा की ओर देखते हुए बोला, शर्मा जी, आप बच्ची से एक तहरीर दिलवा दीजिए, फिर मैं बताता हूं इन दोनों को। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया था। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हरिनाथ ने वीरेंद्र शर्मा के आगे हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए थे। सिद्धार्थ ने अविनाश को पीट दिया था। अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो शायद आगे कोई बात ना बढ़ती, लेकिन हरिनाथ ने अपनी नेतागिरी दिखाने के चक्कर में सब बंटाधार कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसकी ऐसी तैसी होना तय थी। हरिनाथ ने वीरेंद्र शर्मा के आगे बहुत हाथ पांव जोड़े, लेकिन वीरेंद्र शर्मा के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने हरिनाथ को वहां से भगा दिया था। करीब 20 मिनट के बाद सिद्धार्थ और वीरेंद्र शर्मा समेत सभी लोग हवेली की बैठक में बैठे हुए थे। रंजना के दादाजी समेत गांव के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। गुल्लू भी सिद्धार्थ के बगल में बैठा हुआ था और सभी लोग सिद्धार्थ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ का चेहरा उतरा हुआ था। अपनी तारीफ सुनकर हमेशा खुश हो जाने वाला सिद्धार्थ न जाने क्यों आज दुखी दिखाई दे रहा था। उसे शायद रंजना के लिए अब भी बुरा लग रहा था। बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने सिद्धार्थ, उसका इलाज तो अब जयपुर ट्रॉमा केयर वाले भी नहीं कर पाएंगे। गांव के ही एक आदमी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा और जैसे ही गुल्लू के कानों में जयपुर ट्रॉमा केयर सुनाई पड़ा कि उसे जैसे कोई झटका लग गया था। गुल्लू चिहुक कर सीधा बैठ गया और सिद्धार्थ के कानों में उसकी आवाज सुनाई पड़ी, मुझे याद आ गया सिद्धार्थ कि देवयानी कहाँ है। जैसे ही गुल्लू ने इतना कहा कि सिद्धार्थ का चेहरा अचानक से बदल गया था और वो उठकर गुल्लू को लेकर वहां से चल पड़ा था। अचानक से सिद्धार्थ को वहां से जाते देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। क्या गुल्लू को मालूम है देवयानी के जयपुर ट्रॉमा केयर में होने का राज? और क्या यहाँ से शुरू होने वाली है सिद्धार्थ की इंद्रनगर की यात्रा? क्या आत्मा मणि एक्टिवेट होने से पहले मिल पाएगा सिद्धार्थ देवयानी से, या फिर महान माँ का प्लान हो जाएगा कामयाब? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।